नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी अमन जी के साथ। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती फैसले ले रही हैं, जिस तरह से फैसले लेते हुए देखे जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। और इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो चर्चा का विषय बन चुके हैं मायावती ने जिस तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर आगे कर दिया है अपने भतीजे आकाश आनंद को, कोऑर्डिनेटर के तौर पर वह जाने जाते हैं, अलग अलग राज्यों में उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनते हैं कि मायावती जो इतना अनुभव रखती हैं, लेकिन आगे उन्होंने किया है एक युवा नेता के तौर पर आकाश आनंद को, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को बतौर उत्तराधिकारी आगे कर देना क्या मायावती के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है या फिर फायदेमंद? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने यूपी का जिक्र किया और यहाँ पर बीएसपी का जिक्र भी आपने किया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो वोट बैंक दलित है उसके ऊपर सबसे बड़ा अगर कब्जा अब तक रहा है तो वो मायावती का रहा है। और उन्होंने कहा है हमेशा से कि मैं दलित की बेटी हूँ और उनको लोगों ने दलितों की मसीहा के तौर पर भी देखा है और लगातार बातें करते रहे कि अगर दलितों का उद्धार कोई कर सकता है तो वो मायावती हैं। और कई बार इसी कह सकते हैं तर्ज पर मुख्यमंत्री भी वो रही, लेकिन अब उनका जो करियर है राजनीति का वो पूरी तरह ढलान पर नजर आता है, क्योंकि 2012-13 के बाद से लगातार बसपा पार्टी जो है वो न सिर्फ कमजोर हुई है बल्कि उसका जनाधार भी जो था वो खत्म होता हुआ नजर आया। ऐसे में मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें भतीजे जो आकाश आनंद है उनको जिम्मेवारी सौंपी कि आप अगले उत्तराधिकारी हैं और पार्टी को आप संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहने में जरा भी हर्ज नहीं है कि आकाश आनंद को जिस लेवल पे प्रांशी जी काम करना चाहिए था, जिस लेवल पे उनको पार्टी को लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि बसपा घर घर में जो दलित लोग हैं उनके घर घर में बसती है और आप देखेंगे कि जहाँ भी जो लोग हैं वो कह सकते हैं उनके वोटर्स वो आज भी मायावती को बहुत मानते हैं। उनके पोस्टर, उनके बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो बैनर है वो लगा के रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दलितों में अभी भी अगर सबसे कोई लोकप्रिय चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वो मायावती है। लेकिन उस लोकप्रियता को आकाश आनंद भुना नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है अभी तत्काल अगर हाल की बात करें तो रामपुर में जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आता है कि वहां पर एक छात्र की गोली लगती है, हत्या उसकी हो जाती है, मर्डर उसका हो जाता है, जान चली जाती है और आज़ाद तमाम कह सकते हैं बंदिशों के बावजूद भी तमाम पुलिस ने रोकने का प्रयास भी उनको किया, लेकिन प्रांशी जी वहाँ पर न सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि परिवार के साथ बैठते हैं और योगी सरकार से कई तरह की मांगे रखते हुए नजर आते हैं उस परिवार के लिए कि भाई इनको सबसे पहले तो नौकरी मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक में इनका जो है मामला मुकदमा चलना चाहिए, जो दोषी हैं चाहे पुलिस वाले हैं या और कोई हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की तमाम सारी बातें वो वहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। इससे आप समझिए कि उनका प्रभाव कहाँ तक और किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इस सब मामलों पे मायावती हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं सिर्फ ट्वीट करके रह जाते हैं। और देखिए, अब राजनीति जो है वो ट्विटर पर नहीं चलती, क्योंकि आपको एक्टिव होना पड़ता है, जमीन पे आना पड़ता है। राहुल गांधी भी देखिए उनको शहजादा बोला जाता है, तमाम तरह के उपनाम जो है बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी को भी पता लग गया है कि अगर लोगों के पास तक पहुंचना है तो आपको उनके पास चलकर जाना पड़ेगा। आपने यात्राओं को देखा उनका, और जिस तरह से अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं। ऐसे में अब आकाश आनंद को भी अगर अपने आप को बेहतर करना है, पार्टी को उभारना है तो जन जन तक और घर घर तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो एसी के रूम में बैठकर और कह सकते हैं कि ऑफिसों में बैठकर आप पार्टी नहीं चला सकते। अब इसीलिए मुझे लगता है कि आकाश आनंद को एक बेहतर पार्टी को आगे की तरफ लेके जाने के लिए अपने आप को और मजबूत करना है। जिस तरह से आजाद लगातार ताकतवर बन रहा है, लगातार लोगों के बीच जा रहा है और यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है प्रांशी जी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वाकई में जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर अमन जी ने बात रखी है और यही नजारा देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक बयान भी सुना देते हैं। चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया पर लगातार लाइव आ रहे हैं और दलित छात्र की जो हत्या हुई है बीते कुछ दिनों पहले रामपुर के सिलाईबाड़ा गांव में, और इस मुद्दे को लगातार यहाँ पर उठाते हुए नजर आए चंद्रशेखर आजाद। दावे तो ये तक किए गए कि कांग्रेस आलाकमान भी वहां पर पहुंचेंगे और घटनाक्रम का जायजा लेंगे और यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बदले यहाँ पर ना तो मायावती ने कुछ कहा है और ना ही उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद। सुनिए जरा आजाद ने क्या कुछ कहा। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी। जैसा मैंने कहा, धनदर्ती राजपाट नहीं बटाया, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर
या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सके और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सके। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार टैक्स लेती है उसकी, या जो जनता टैक्स देती है उसकी? ये करना सरकार को चाहिए था। ये जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की थी कि सबकी धार्मिक आस्था का, सबके अधिकारों का सम्मान रखा जाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए। आज का लोकतंत्र तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। 2 महीने पहले उस पार्क पर बाबा उसकी सफाई करके हमारे लोगों ने अपना कूड़ा कचरा हटा के और उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाया, जिसको ग्राम प्रधान ने जिसके फीता जिसका काटने काम किया, उस बोर्ड का अनावरण किया। यानी कि वो बोर्ड सबकी सहमति से लगा और 2 महीने से वो बोर्ड, बड़ा पक्का बोर्ड वहां स्थापित है। एक दिन में नहीं लगा, रात के अंधेरे में नहीं लगा, दिन के उजाले में सबके सामने लगाया। और गांव के कुछ लोग उस पे उनका विरोध था कि ये यहां नहीं बनना चाहिए। जिनका विरोध था वो भी वहां से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग दूर रहते हैं। ये बात शासन प्रशासन के पास गई। हमारे लोगों ने वहां के अधिकारियों से बात कही और उनसे कहा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, हम इस पे काबिज हैं, हम इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क चाहते हैं। वो कई बार अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अगर ये बात अधिकारियों ने पहले सुन ली होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी हिलावाली और दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के जातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसी का खामियाजा उस गांव के लोगों को भुगतना। इस घटनाक्रम पर चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं, नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे हैं कि दलित पिछड़े वर्गों के लिए लोग आवाज उठाते रहे, जिससे कि योगी सरकार जो है वो लगातार फैसले लेते रहे। सवाल यहाँ पर अमन जी ये भी बनता है कि चंद्रशेखर आजाद की एक्टिवनेस और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आजाद, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मायावती के भतीजे को जिस तरीके से आगे किया गया है, क्या वाकई में वह नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर बसपा की कमान को वह जिस तरीके से एक तरीके से देखा जाए नाकाम साबित होते हुए दिखाई देते, तो बसपा की कमान संभालने के लिए आखिरकार कौन है? चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी पल, मायावती अगर ये कहती हैं कि उन्हें उनकी जरूरत है और कभी भी कोई भी पल ऐसा आ सकता है, मैं उन्हें अपनी मां के समान मानता हूं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ही साथ है। और ऐसे में अगर मायावती आती हैं किसी भी पल, ये कहती हैं कि आप संभालिए, तो मैं संभालने को तैयार हूं। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में उस पद के लायक यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को वह देखती हैं? सारी चीजों को भुलाकर अगर लोकसभा चुनाव की बात है, पार्टी को संभालने वाली बात है, वैसे तो मायावती कह चुकी है कि वह संन्यास भी नहीं लेने वाले हैं, लेकिन क्या कोई मौका ऐसा आएगा जब चंद्रशेखर आजाद को या तो उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर पार्टी को संभालने के लिए आजाद और आकाश को एक साथ कर देंगे? देखिए, बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। दरअसल बीएसपी जिस तरह की बड़ी पार्टी रही है 2007 में, अपने दम पर, अकेले दम पर वो सरकार में आती है, लेकिन 12 के बाद से जिस तरह से उनकी स्थिति डावाडोल होती है, लगातार कमजोर वो होते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं भी इसको मानता हूँ कि अगर जो है बीएसपी को मजबूत होना है, ताकतवर होना है, तो उसको एक ताकतवर चेहरे की जरूरत है। आप देखिए कांची राम ने किस तरह पार्टी को मजबूत किया, उसके बाद मायावती को वो लेकर आते हैं पार्टी के सबसे सर्वोच्च पद पर। अब यहां से मायावती को भी ये चाहिए कि किसी ताकतवर आदमी को अपने साथ लेकर चलें, कोई ताकतवर चेहरे को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि देखिए राजनीति में जब तक आप जो है लोगों के बीच कायम है, जब तक लोगों की समस्याओं को आप सुलझा रहे हैं, लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, तब तक आप उनके लिए हमेशा के लिए सर्वोपरि और कह सकते हैं कि लोकप्रिय रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है उनसे अपने कदम पीछे खींचते हैं, आपका जो है लोग भुलाना शुरू कर देते हैं। और ये हमने इस तरह भी देखा है कि 2000 जब हम 22 का कह सकते हैं चुनाव देखते हैं, उस समय एक सीट मायावती को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी ने अपने दम पर बहुमत लेकर आई यूपी के अंदर, वो पार्टी आज जो है एक एक सीट के लिए तरस रही है। तो ऐसे में उनको अगर ताकतवर होना है, तो बिल्कुल मैं भी मानता हूं इस बात के लिए कि आजाद जैसे बड़े चेहरे को प्रांशु जी अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी आजाद का सबसे बड़ा जो उनकी प्लस पॉइंट है या लोकप्रियता है, वो युवाओं के अंदर बहुत अधिक है। और ये युवाओं के अंदर इसलिए भी है कि जहां भी कोई ऐसी घटना
घटना होती है, कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। आपने देखा रामपुर एक बहुत हॉट सीट है, यहाँ पर सपा की भी कह सकते हैं सीटें आई हैं, यहाँ पर कांग्रेस की भी सीटें आई हैं, लेकिन यहाँ पर आज़ाद का कभी भी दखल उतना रहा नहीं है। आज़ाद को तो राजनीति में आए हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रामपुर पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं, लेकिन ना तो वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, ना अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं, और ना ही मायावती वहां पर पहुंचती। तो जो लोगों के बीच में जाकर आज़ाद अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि ऐसे वक्त में अगर बीएसपी का साथ उनको मिल जाए, या वो बीएसपी के कह सकते हैं जो मायावती के बुलावे पर अगर उधर चले जाएं, या पार्टियों के आपस में विलय हो जाए, तो यहाँ पर बीएसपी एक बार फिर ताकतवर बन सकती है। क्योंकि युवाओं में जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे हैं आज़ाद, न सिर्फ दलित समुदाय में बल्कि तमाम लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, इसीलिए लगातार वो जो है अपनी छवि को एक सामुदायिक तौर पे से निकालकर सभी समुदाय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा नगीना रामपुर पहुंचते हैं, किसी की मृत्यु होती है मुस्लिम समुदाय में, उनको भी जाकर उनका जनाजा उसमें कंधा देते हुए नजर आते हैं। संभल में भी पहुंचते हैं, वहां पर जो इतने बुजुर्ग नेता की डेथ होती है बीजेपी एसपी के समाजवादी पार्टी के, उनको भी कंधा देते हुए नजर आते हैं, वर्ग की उसमें शामिल होते हैं। तो ये आज़ाद को ज्यादा मजबूत कर रहा है। यहाँ पर अगर मायावती का साथ प्रांची उनको मिलता है, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से दोनों की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि मायावती को भी अब ये मान लेना चाहिए कि जो वर्चस्व उनका पहले था, उस वर्चस्व को उनके भतीजे आकाश आनंद वापस लेकर नहीं आ सकते। जैसे कि आपने यहाँ पर बात रखी कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ पर सवाल तो ये भी बनता है 20 से 22% वोट बैंक है दलित, और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बदौलत क्या पूरे वोट बैंक को वह साध लेंगी? देखिए बिल्कुल, और सिर्फ 22% ही नहीं, आप देखिए प्रांची उन 17-18 सीटें भी आरक्षित सीटें हैं जहाँ पर सेंधमारी कर सकते हो। देखिए अगर 17-18 सीटें भी जीतते, क्योंकि आप विधानसभा में 1 सीट जीतते हो, और लोकसभा जब होते हैं 19 में, तब आप सपा के साथ मिलकर 10 सीटें जीत लेते हो। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी एक तरीके से वोट बैंक होती थी, ताकत होती थी, वो लगातार आपसे कमजोर हुई है। ऐसे में अगर आप उनको इकट्ठा कर लेते हो, तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि मायावती के लिहाज से अगर हम बात करें, बीएसपी के लिहाज से अगर बात करें, तो बीएसपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर ताकतवर बन सकती है, बशर्ते ये है कि आजाद और आकाश दोनों मिलकर काम करें, मायावती का उनको गाइडेंस प्राप्त हो, और यहाँ पर यूपी के अंदर फिर से बीएसपी अपनी वापसी कर सकती है। वाकई में जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने बताया कि कहीं ना कहीं वो वर्चस्व है, वो आजाद का वर्चस्व जो है वो मायावती के काम आएगा ही आएगा। अब देखना ये होगा आने वाले समय में मायावती यहाँ पर क्या कुछ फैसले लेती है। फिलहाल यहाँ पर एक बयान आपको सुना देते हैं। जब बीते साल जो गोलीकांड हुआ था चंद्रशेखर आजाद के साथ, जो गोलियां उन पर चलाई गई थी, उस दौरान मायावती का ना उनके पास फोन गया, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी, बल्कि सभी चंद्रशेखर आजाद के साथ थे। और देखा गया था कि ओपी राजभर ने भी फोन पर बात की, अखिलेश यादव ने भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मायावती कुछ कहेंगी और उनका हालचाल जानेंगी। लेकिन उस वक्त चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर मायावती के लिए अपनी बात को रखते हुए नजर आए कई इंटरव्यूज में, और साफ तौर पर कहते हैं वो उनकी मां के समान है। जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो उन्होंने मेरे हालचाल नहीं जाने। सुनिए जरा आजाद का ये बयान। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ हैं ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। सुना किस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आज भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार आने वाले समय में मायावती यहाँ पर वो फैसला लेती हैं। क्या उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद इसी तरीके से अगर नाकाम दिखाई देते हैं, तो आजाद को इसमें लाया जा सकता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।